हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग लूसेंट का पॉलिटी। तो हम लोग कल इसके पहले तक पढ़ चुके थे। चलिए आज यहाँ से शुरू करते हैं। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में देखते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, यानी कि इस अधिनियम की विशेषता ये है कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसका जो है विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, यानी विभागीय प्रणाली का जब क्या हुआ तो प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा, यानी कि विभागीय जो है प्रणाली है उसका प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम जो है इसकी विशेषता ये है कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसका विस्तार किया गया, यानी कि बढ़ा दिया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को जो है पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या की गई तो प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की क्या की गई तो शक्ति प्रदान की गई, यानी कि गवर्नर जनरल जो है अब जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है तो अध्यादेश को जो है गवर्नर जनरल जारी कर सकता है। तो किसके माध्यम से मिला तो 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से जो है गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी, यानी कि अध्यादेश जो है गवर्नर जारी कर सकता है, लेकिन जो उसकी जो है अवधि जो होगी वो मात्र 6 महीने की ही होगी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी कि गवर्नर जनरल जो है भारत का गवर्नर जनरल उसको जो है बंगाल में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इसके द्वारा जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में क्या किया गया तो भारतीय प्रतिनिधियों को क्या किया गया तो शामिल किया गया। इसके द्वारा जो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को क्या किया गया तो शामिल करने की शुरुआत की गई, यानी कि भारतीय प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होना शुरू हुए। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। वायसराय जो था भारत का वायसराय कौन था उसमें तो कैनिंग था। तो ये जो है बोला है कि वायसराय जो है कुछ भारतीयों को जो है विस्तारित परिषद यानी जिस परिषद का विस्तार किया गया उसमें जो है गैर सरकारी, यानी कि सरकारी नहीं गैर सरकारी सदस्यों के रूप में क्या कर सकता था तो नामांकित कर सकता था। इतनी सारी चीज़ें जो है आपका किससे हुआ है तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुआ है। तो इसमें फिर से देख लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसकी विशेषता है कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसका विस्तार किया गया। कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, यानी कि वायसराय जो था कौन था तो लॉर्ड कैनिंग था, भारत का वायसराय। और गवर्नर को जो है पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, और अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति दी गई इसकी अवधि जो है मात्र 6 महीने ही थी। उसके बाद जो है गवर्नर जनरल को क्या किया गया तो बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की भी शक्ति प्रदान की गई। और इसके द्वारा जो है 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की प्रक्रिया शुरुआत हुई। और वायसराय जो है ये जो परिषद थी इसमें जो परिषदों को शामिल करने की बात की गई थी, यानी कि भारतीय प्रतिनिधियों को परिषद में, तो इसमें जो है सिर्फ गैर सरकारी सदस्यों के रूप में जो है ही नामांकित कर सकता था। वायसराय जो है कुछ जो है भारतीयों को जो है जो परिषद थी उसमें जो है गैर सरकारी प्रतिनिधि के रूप में ही शामिल कर सकता था या नामांकित कर सकता था। तो इतनी सारी चीज़ें हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग नोट देखते हैं। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। यानी कि जो है सवाल है इसको फिर से पहले समझ लेते उसके बाद सवाल करेंगे। 1862 ईस्वी में जो लॉर्ड कैनिंग था वो क्या था तो भारत का वायसराय था। इसने जो है 3 भारतीयों को जो है परिषद में मनोनीत किया गया था। किसमें तो विधान परिषद में। किसको तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव
थे। तो इन तीनों को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया। कौन था? लॉर्ड कैनिंग ने। तो सवाल है कि 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 3 भारतीयों को किसमें शामिल किया गया या किसमें मनोनीत किया गया था? तो विधान परिषद में। फिर से है कि 1862 ईस्वी में किसने जो है 3 भारतीयों को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। फिर से सवाल है कि लॉर्ड कैनिंग ने कब जो है 3 भारतीयों को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया था? तो 1862 ईस्वी में किया था। और फिर से सवाल है कि 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों यानी कि मतलब सवाल ये हो सकता है कि 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने कितने भारतीयों को और उनका नाम क्या था जिनको जो है विधान परिषद में मनोनीत किया था? तो 3 भारतीयों को, और उनका नाम क्या था? तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे। तो इन तीनों को जो है क्या किया था? तो मनोनीत किया था किसमें? तो विधान परिषद में। अब हम लोग चलते हैं 1873 ईस्वी का अधिनियम देखेंगे। 1873 ईस्वी का अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। यानी कि 1873 ईस्वी का जो अधिनियम है, इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय क्या किया जा सकता है? तो भंग किया जा सकता है। यानी कि 1873 का जो अधिनियम वो बना, इसके माध्यम से यह उपबंध किया गया यानी नियम बनाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब इसको जो है क्या किया गया? तो औपचारिक रूप से जो है भंग कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। नियम आया 1873 ईस्वी में और 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अब ये कंपनी का जो काम था भारत पर शासन करना, ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश जो है क्राउन के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था? तो सवाल का आंसर है 1873 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। फिर से सवाल है कि किस मतलब कब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी को हम लोग देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग कार्य सौंपा गया। इस अधिनियम द्वारा जो है गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर क्या किया गया? तो उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। यानी कि इसमें क्या किया गया कि शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी के द्वारा किया ये गया कि ये जो अधिनियम आया, इसके द्वारा जो है गवर्नर जनरल की जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी, उसमें जो 6ठे सदस्य को क्या किया गया? तो नियुक्ति किया गया। यानी कि पहले 5 सदस्य थे, अब जो क्या हुआ कि 6 सदस्य हो गए। पहले 4 थे और एक आपका गवर्नर जनरल, तो 5 हो गए। तो अब जो है 6ठे सदस्य को नियुक्ति कर उसे जो है लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। किसको? तो आपको 6ठे सदस्य को। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी घोषित किया गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी घोषित किया गया। अब इससे जो है हम लोग सवाल बनाएंगे। सवाल जरूरी है। सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर जो है उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया? तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी के द्वारा। फिर से सवाल है कि शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी के द्वारा जो है गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में कितने नंबर की मतलब कितने नंबर के सदस्य की नियुक्ति कर उसे कौन सा विभाग सौंपा गया? तो 6ठे नंबर के जो सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। हालांकि लोक निर्माण विभाग का जो है कार्य कब मतलब सौंपा गया था? तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर। चलिए फिर से सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी घोषित किया गया?
तो आपको जो शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी के द्वारा कब किया गया था? तो 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी के क्या है? तो भारत परिषद अधिनियम है, इसको देखेंगे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, यानी कि इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। इसके द्वारा जो है राजस्व एवं क्या हुआ कि व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। तो 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो है क्या क्या हुआ? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। दूसरा हो गया जो है राजस्व तथा व्यय अथवा बजट पर बहस करने अथवा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। तो सवाल है, अब जो है सवाल करेंगे। सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? किस अधिनियम के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। फिर सवाल है कि 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किसकी शुरुआत हुई? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? तो आपका है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। फिर से सवाल है कि 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा क्या पूछने की शक्ति दी गई? तो राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने की तथा कार्यकारिणी से जो है कार्यकारिणी जो थी उससे प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। अब 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम देखते हैं क्या है। मार्ले मिंटो सुधार। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसमें जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या है, इसको देखते हैं। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। पहली बार जो है मुस्लिम समुदाय के लिए जो है पृथक प्रतिनिधित्व को उपबंध किया गया। पहली बार। देखिए 1905 में क्या होता है कि आपका बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन होता है, तो बंगाल के विभाजन के बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है आपका मुस्लिम लीग का गठन होता है। मुस्लिम लीग का गठन होता है, मुस्लिम लीग का, और मुस्लिम लीग के बाद 1907 में क्या होता है कि आपका कांग्रेस में विभाजन होता है सूरत अधिवेशन में। और 9 में क्या होता है कि जो है आपका भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही पहली बार क्या होता है कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। और वहीं से जो है शुरुआत हुई। ये कहानी जो है यहीं से शुरुआत हुई, यानी कि भारत का जो बंटवारा हुआ था और यहीं से ये सब कहानी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो चलिए 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, यानी कि यहीं से जो है हिंदू मुस्लिम जो है सभी जातियों में बांटने के लोग कार्यक्रम शुरू किए थे। तो मुस्लिम समुदाय को जो है पृथक प्रतिनिधित्व यानी कि अलग प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। किससे? तब मार्ले मिंटो सुधार से। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसके अंतर्गत जो है मुस्लिम सदस्यों का चुनाव जो है मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व का मंजूरी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी, यानी कि भारत सरकार जो अधिनियम था उसमें जो है पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई इसी के द्वारा। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक रूप में जाना गया, यानी कि जो सांप्रदायिक जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। सोची समझी गई एक चाल थी। जो है इनका कथन था कि हिंदू मुस्लिम अगर एक हो जाएंगे तो इनके लिए मुश्किल होगा, इसलिए क्या किया कि ये हिंदू मुस्लिम और अलग अलग जातियों में बांटने का कार्यक्रम शुरुआत यहीं से शुरू कर दिए थे। ठीक है, ताकि हिंदू और मुस्लिम जो है कभी एक ना हो सके, समझ गए।
ये अपने लिए खतरा मानते थे, तो इसलिए जो देश को तोड़ने की इनका जो है कार्यक्रम शुरू हुआ, जैसे कि फूट डालो और राज करो। तो लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। भारतीयों को जो है भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद था उसको जो पहली बार जो है क्या किया गया, तो पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। आज जो भी होता है बजट पर जो बहुत बहस होता है, वाद विवाद होता है, ये जो भी पूछा जाता है प्रश्न, पूरक प्रश्न से लेकर जो भी होता है सब जो है ये आज जो भारतीय संविधान का क्या है, तो यही सीढ़ी है। ये सब क्या है, तो भारतीय संविधान का ये सब सीढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय जो विधान परिषद थी इनकी संख्या में क्या की गई, तो वृद्धि की गई। पांचवा है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी इसके प्रथम भारतीय सदस्य बने। कौन, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया, उन्हें जो है विधि सदस्य बनाया गया। छठा है इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी यानी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रेसिडेंसी जितनी भी थी, कॉरपोरेशन था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यानी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व। तो इसको जो है फिर से हम लोग समझ लेते हैं। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसको जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है पहली बार क्या किया गया, तो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व को उत्पन्न किया गया। इसके अनुसार जो है मुस्लिम सदस्यों को जो चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, ठीक है। इसमें जो है भारत सरकार अधिनियम के तहत जो क्या किया गया, पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई। इस प्रकार जो है इस अधिनियम क्या किया है, इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक रूप में जाना जाता है। यानी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। देखिए 1892 ईस्वी का जो आया था ये वाला, इसमें क्या हुआ कि इसके द्वारा राजस्व और व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। और यहाँ पर जो है आपका केंद्रीय और प्रांतीय जो है आपका परिषदों को पहली बार बजट पर, यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थे उनको यहाँ पर दिया गया है पहली बार, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या किया गया है कि इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। इसमें जो केंद्रीय विधान परिषदों में और प्रांतीय विधान परिषदों को जो है, यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो है वो पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने और प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। किसको, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को। यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो है वो बजट पर वाद विवाद कर सकती है, सार्वजनिक हित के जो है विषय है उसको प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का क्या हुआ कि अधिकार मिला। उसके बाद क्या हुआ कि प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में क्या की गई, तब वृद्धि की गई। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है पहले भारतीय थे जो कार्यपालिका वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी उसके प्रथम सदस्य बने और उन्हें जो है विधि सदस्य बनाया गया। किनको, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। और इसी अधिनियम के तहत जो है 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का क्या किया, तब प्रावधान किया गया। अब देखते हैं नोट देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट 1,
1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। यानी कि 1909 में जो है आपके ये कौन थे, तो लॉर्ड मार्ले जो है, मार्ले 1909 ईस्वी में मार्ले जो है, लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में थे, क्या थे, तो भारत के राज सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो जो है भारत के क्या थे, तो वायसराय थे भारत में। और लॉर्ड मिंटो को ही क्या कहा जाता है, तो सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिकता का जनक किसे होता है, तो लॉर्ड मिंटो को ऊपर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। यानी कि भारत में जो है ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम जो है समय जो है तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम ही था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है 1919 के भारत शासन अधिनियम को। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। यानी कि सेंटर में जो है द्विसदनात्मक, पहले एक सदन वाला था, अब जो है क्या किया गया कि सेंटर में यानी कि केंद्र में द्विसदनात्मक जो है क्या किया गया, तो विधायिका की स्थापना की गई द्विसदनात्मक, किसमें, तो केंद्र में। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा, यानी कि इसमें जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, कहाँ, तो केंद्र में। तो उसमें प्रथम क्या था, तो राज्य परिषद था और दूसरा क्या था, तो केंद्रीय विधानसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी। यानी कि जो केंद्र में द्विसदन बनाया गया तो उसमें प्रथम क्या था, राज्य परिषद था, दूसरा कौन था, केंद्रीय विधानसभा था। तो राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी, तो उनके सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे, जिसमें जो है 34 जो है निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। यानी कि इसमें से 60 में से 34 को निर्वाचित किया जाता था और उनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का था। आगे देखिए, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी कि केंद्रीय विधानसभा की संख्या सदस्यों की संख्या 144 थी। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। अब बाकी जो है जोड़े जाते होंगे, सिर्फ यहाँ पर 34 निर्वाचित किए जाते थे, इसके बारे में दिया गया। बाकी जो है 60 में से 34 तो निर्वाचित होते, बाकी क्या होते थे इसका नहीं दिया गया। तो समझिए कि निर्वाचित 34 होते थे, बाकी जो इनको अलग तरीके से शामिल किया जाता होगा। और केंद्रीय जो विधानसभा थी, इसको जो है इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 144 थी, जिनमें 104 जो है निर्वाचित होते थे तथा 40 मनोनीत थे। इसमें जो है 34 राज्य परिषद में 34 जो निर्वाचित होते थे, बाकी जो है मनोनीत किए जाते थे, ठीक है। और इसमें जो है 140 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें 104 का निर्वाचन होता था और 40 को जो है मनोनीत किया जाता था। इनका कार्यकाल जो है आगे देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर। इनका कार्य क्या होता था, तो 3 वर्षों का होता था कार्यकाल, कितने ना 3 वर्षों का। और राज्य परिषद का कितना होता था, 5 वर्षों का होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। दोनों जो सदन थे उनके अधिकार क्या थे, तो समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। इनमें एक ही अंतर था कि बजट पर जो स्वीकृति जो है प्रदान करने का अधिकार किसको था, तो निचले सदन का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। और प्रांतों में जो है द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। केंद्र में क्या किया गया कि अब द्विसदन लागू किया गया, ठीक है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अनुसार। और अब जो है प्रांतों में क्या किया गया, प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक जो है लियोनस कार्टियस थे। यानी कि प्रांतों में जो है द्वैध शासन के जनक कौन थे, तो लियोनस कार्टियस थे। इसको याद रखिएगा, पूछेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे, तो आपके लियोनस कार्टियस थे। और ये कब किस मतलब अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। और जो है इस योजना के अनुसार जो है प्रांतीय विषय जो थे, प्रांतीय विषय, उनको 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। पहला आरक्षित तथा हस्तांतरित या अंतरित। पहला था क्या था, यानी कि आरक्षित तथा हस्तांतरित या अंतरित। तो आरक्षित विषय के बारे में हम लोग देखते हैं। आरक्षित विषय में क्या था, वेतन, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस पेंशन, आपराधिक जनजातियाँ, क्रिमिनल ट्रैप्स, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। यानी आरक्षित विषयों में जो है इतने
विषय शामिल थे। अब देखते हैं हस्तांतरित विषय। शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान, ये सब क्या थे? तो हस्तांतरित विषय थे, इसको याद रखना होगा। चलिए अब देखते हैं नोट। तो इसमें से सवाल उतना नहीं पूछता है, ठीक है, इसको बस 1-2 बार देख लीजिएगा। इतना सारी चीज़ें याद रखना मुश्किल है, क्योंकि आगे जो है जो विषय मिलेंगे आपको उसको याद रखना होगा जो भारतीय संविधान में जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी भारतीय संविधान का मतलब एक है सीढ़ी है, इसके बारे में जानना जरूरी है ताकि आपको आगे जो है बेहतर समझ मिल सके कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। आरक्षित विषयों का प्रशासन जो है गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। यानी कि जो भी आरक्षित विषय था उसका जो है आपका प्रशासन जो है गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन जो है गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। यानी कि आरक्षित जो विषय थे उन पर जो है गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से प्रशासन मतलब किया जाना था, यानी कि ये लोग करेंगे। जबकि जो हस्तांतरित विषय थे इसका जो प्रशासन जो है गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। यानी कि गवर्नर द्वारा जो है विधान परिषद के जो मंत्री थे उनकी सहायता से किया जाना था। यानी कि ये जो है मंत्री विधान परिषद के ये सहायता करेंगे किसकी? तो गवर्नर के करेंगे। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और इस जो है द्वैध शासन प्रणाली जो था इसको जो है 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। सवाल पूछेगा कि द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट के माध्यम से समाप्त किया गया? तो आपको बताना होगा 1935 के एक्ट के माध्यम से। किसके द्वारा? तो आपका जो है 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा जो है भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। यानी कि भारत सचिव को जो है अधिकार दिया गया कि वह जो है क्या कर सकता है? तो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति क्या कर सकता है? तो नियुक्ति कर सकता है। पांचवा है इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। इस अधिनियम ने क्या किया? तो भारत में एक लोक सेवा आयोग का क्या किया? तो गठन किया गया इसी अधिनियम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग 1923 से 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसके माध्यम से? तो 1919 के। तो इसको याद रखिएगा कि इस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा जो ही भारत में क्या किया गया? तो एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अतः जो 1926 में ली आयोग यानी 1923 से 24 की सिफारिश पर ही सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यानी कि 1926 इसमें क्या किया गया? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसके आधार पर? तो ली आयोग, ली जो आयोग था, ली आयोग 1923 से 24 ली आयोग जो था 1923 से 24 इसी के सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ऊपर दिया गया है 4 नंबर थोड़ा देख लेते हैं। भारत सचिव को अधिकार दिया गया, यानी कि भारत जो सचिव था उसको अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखते हैं। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। यानी कि इस अधिनियम के अनुसार जो है कार्यकारी परिषद थी उसमें क्या था कि 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर, यानी कि कमांडर इन चीफ को छोड़कर जो है 3 सदस्यों का जो है भारतीय होना आवश्यक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। देखिए वहां से शुरू हुआ 1909 से और 1919 में आ गया। इसने क्या किया कि सांप्रदायिकता के आधार पर क्या किया कि सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तारित किया गया। पूरा तोड़ देने के लिए इनका पूरा सिद्धांत है कि पूरा भारत को ही तोड़ दो। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, यानी कि इनको अलग अलग दे दिया था, ये आपस में ही लड़ेंगे। ठीक है, बंदर बाट नहीं होता है वो वही। इसमें जो पहली बार केंद्रीय बजट को जो है राज्य के बजट से क्या किया गया? तो अलग किया है। पहली बार
केंद्रीय जो बजट था उसको जो है राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसके अंतर्गत जो है एक वैधानिक आयोग का क्या किया गया, तो वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर देखते हैं। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। इस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्रीय विधानसभा में जो है वायसराय के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी उसको जो है निम्न रूप में बनाए रखा गया। पहला जो है ए, कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। यानी कि कुछ जो विषय से संबंधित विधेयक थे उनको विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति कथित आवश्यक थी। बी नंबर, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे जो भारतीय विधानसभा द्वारा जो है पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। सी नंबर, उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। यानी कि उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर, यानी कि विधानमंडल के द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक जो है विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। डी नंबर, यह वो आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था। वह जो आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। जिनका जो अस्थायी अवधि के लिए उन्हें कुछ समय के लिए क्या था, तब विधिक प्रभाव होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। जैसे आज के समय में आपात स्थिति में जो है नियम बनाए जाते हैं कुछ समय के लिए, मतलब अस्थायी समय के लिए बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा जो है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा जो है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। उस समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। तो सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। जिस समय भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो सवाल का आंसर लॉर्ड जॉर्ज था। तो ये याद रखिएगा, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा मिला। इसी को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी का क्या, तो भारत शासन अधिनियम देखेंगे। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। यह जो है साइमन कमीशन जो आई थी उसी जो जिसमें सिर्फ साइमन कमीशन की रिपोर्ट के पर आधारित था। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद थी और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो इस प्रकार हैं। जो साइमन कमीशन भारत आया था ना, ठीक है, 1919 का जो आपका ये है भारत परिषद अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसी का क्या करने के लिए, रिपोर्ट को मतलब देखने के लिए क्या सही था या गलत था। तो उस समय विरोध हुआ था भारत में, जिसमें जो है आपको ये 1927 में ही आए थे। ये साइमन कमीशन जो है 1927 में आए थे। 10 साल के बाद आना था 1929 में, लेकिन 2 साल पहले ही आ गए 1927 में, और विरोध हुआ था। इसी विरोध में लाला लाजपत राय जो विरोध कर रहे थे तो उनको जो है एक अंग्रेज ने उनके सर पर प्रहार किया लाठी से, और क्या कुछ दिनों के बाद जो है उनकी डेथ हो गई। और इसी के मतलब गुस्से में क्या हुआ कि भगत सिंह और उनके दोस्त ने उस अंग्रेज को क्या में गोली मारकर हत्या कर दी है। ये कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। अखिल भारतीय संघ बनाया गया 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही। इसमें जो है
11 जो है 11 ब्रिटिश प्रांतों को 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। जो भी प्रांत थे उनको जो है संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए एक ऐच्छिक था। किंतु जो भी देशी रियासत थी उनके लिए क्या था, तो ऐच्छिक था। उस समय भारत में लगभग 500 से मतलब करीब ज़्यादा ही रियासतें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई। देशी रियासतें जो थी उस संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया और प्रस्तावित संघ की जो है स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग लूसेंट का पॉलिटी। तो पॉलिटी में जो है पहले ही जो है पढ़ना शुरू किया है। तो ये जो है 2 है प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 का जो है भारत शासन अधिनियम जो है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी जो है 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये सब पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में जो है थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 2 नंबर है प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया। यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता जो है ये इस अधिनियम के द्वारा जो है, किस अधिनियम के द्वारा, तो आपका जो अधिनियम है 1935 भारत शासन अधिनियम। तो इसी अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन जो है व्यवस्था का जो है अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। किसके अनुसार से, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अब जो है प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। चलिए देखते हैं। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। यानी कि इस अधिनियम में किसमें, तो 1935 भारत शासन अधिनियम में। तो इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को जो है, विधायी जो शक्ति थी उसको जो है केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच जो है विभाजित किया गया। यानी कि विधायी जो शक्तियाँ थी उसको केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल के बीच विभाजित कर दिया गया। इसका था परिसंघ सूची, यानी परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत जो है परिसंघ सूची हो गया और प्रांतीय सूची हो गया और समवर्ती सूची हो गया। जैसे आज होता है ना कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होता है और अवशिष्ट सूची भी है। तो अवशिष्ट सूची में वो कुछ चीज़ें होती है, जब अभी जो भी नई नई चीज़ें आती है वो सब वो अवशिष्ट सूची में हो जाती है, जैसे रिसर्च के क्षेत्र में हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो है परिसंघ सूची यानी केंद्र के बारे में होगा। तो परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधानमंडल को जो है विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। परिसंघ सूची के विषयों पर जो है परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। चलिए आप देखते हैं प्रांतीय सूची में। प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी। यानी प्रांतीय सूची के विषयों पर जो है प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी। यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। यानी कि इस सूची पर जो है क्या है, तो इस सूची में जो है वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। अब देखते हैं समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ तथा प्रांतीय विधान मंडल के दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया,
विवाह, विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। ऊपर जो उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को जो है विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का क्या था अधिकार नहीं था। लेकिन वायसराय द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर यानी कि अगर वायसराय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा तब जो क्या होगा कि परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। यानी कि परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। दो प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांतीय विधि पर अभिभावी होती थी। यानी कि समवर्ती सूची के विषयों पर जो है परिसंघ विधि जो है प्रांत की विधि पर क्या होती थी तो अभिभावी होती थी। यानी कि परिसंघ की विधि को ज़्यादा मान्यता दिया जाता था। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जो है वायसराय को दी गई थी। इस अधिनियम में जो अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ थी वो वायसराय को दी गई थी। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है आज भी है। तो जैसे कि आज है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची भी है, वो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। 1935 का अधिनियम के बारे में नेहरू और अंबेडकर की उक्ति। नेहरू यानी कि फर्स्ट देखते हैं, गुलामी का अधिकार पत्र। दूसरा जो है एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। यानी कि नेहरू के अनुसार जो है 1935 का अधिनियम का मतलब क्या उनका कथन था, उनका क्या सोच था नेहरू जी का। तो उनका जो सोच था कि ये जो है 1935 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम जो है ये गुलामी का अधिकार पत्र है। दूसरा एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। अम्बेडकर जी क्या कहते हैं, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग का पुनः उत्पादित कर दिया गया। संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग का पुनः उत्पादित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 संघीय न्यायालय की व्यवस्था। संघीय न्यायालय की जो व्यवस्था है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघीय न्यायालय की व्यवस्था किया गया। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इसका जो है अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय में जो है एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। यानी कि संघीय न्यायालय में क्या किया गया कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की क्या की गई व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। यानी कि न्यायालय से संबंधित जो अंतिम शक्ति थी वो प्रिवी काउंसिल लंदन को क्या थे तो प्राप्त थी। 5 नंबर देखते हैं, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता देखते हैं। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। इस अधिनियम में जो है किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार जो है ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका जो है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। इसमें जो है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। 6 नंबर है भारत परिषद का अंत। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत परिषद का क्या कर दिया गया तो अंत कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका जो है विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। और उसका विस्तार जो है दलित महिला हो गई, जाति हो गया, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। 8 नंबर है इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 9 नंबर इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसके द्वारा जो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय का अधीन कर दिया गया और अदन को जो है इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय का अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया और बरार को जो है मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। 10 नंबर इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत जो है देश के मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए क्या की गई तो भारतीय रिजर्व बैंक की क्या की गई स्थापना की गई। किसके अंतर तो 1935 के
भारत शासन अधिनियम के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 11 नंबर, इसने मताधिकार का विस्तार किया। इसने जो है मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। लगभग 10% जनसंख्या को क्या मिला? तो मत अधिकार मिल गया। और नोट देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। 1935 के कारण जो है मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। अब देखते हैं 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ? तो स्वीकृत हो गया। यानी कि अब जो है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें जो है ब्रिटिश संसद में जो है 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को क्या हो गया? तो स्वीकृत हो गया। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित कब किया गया? तो किया गया ये आपका 4 जुलाई 1947 को। और ये स्वीकृत कब हो गया? तो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम में जो है 20 धाराएं थी। किसमें? यही जो अधिनियम था 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न है। इस अधिनियम के जो है प्रमुख प्रावधान निम्न है। 2 अधिराज्यों की स्थापना करना। 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बनाए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। और उनको जो है ब्रिटिश सरकार जो है सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। सत्ता का उत्तरदायित्व जो है दोनों अधिराज्यों के संविधान सभा को सौंपी जाएगी। दूसरा जो है भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक-एक गवर्नर जनरल होंगे। यानी कि दूसरा जो है भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक-एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति जो है उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। तीसरा जो है संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। तीसरा जो है संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, जब तक जो है संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। चौथा जो है आपका चौथा क्या है? चौथा है भारत मंत्री के पद, यानी भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। पांचवा जो है 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस समय 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। यानी कि पांचवा ये था कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। छठा जो है देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। यानी कि छठा जो देशी जो रियासतें थी, देशी रियासतें, उन पर जो ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखते हैं। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, इस अधिनियम का अधीन जो है भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर जो है सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष जो है राज्य क्षेत्र मिल गया। चलिए देखते हैं, अब नोट देखते हैं। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जो है जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने का पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। तो चलिए इसी के साथ जो है आपका ये समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।